हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के 8 मार्क्स का फाइनल रिवीजन, लास्ट रिवीजन, ठीक है, ताबड़तोड़ रिवीजन, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिवीजन मतलब लास्ट है तो लास्ट है, यानी कि बिल्कुल एकदम खत्म है। आप इसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस आगे नहीं आएंगे तो बस यहीं से आएंगे। बस आप मेरे वीडियो से, मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए, ठीक है। और जितने भी मैंने क्लास 12 के हिस्ट्री के वीडियोस डाल लगे हैं, आप बस उनको देख लीजिए। पूरे साल भी कुछ आप नहीं पढ़ा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत में अलवार और नैनारों की मान्यताओं और शिक्षाओं का व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको मध्यकालीन भारत में अलवार और नैनारों की मान्यता के बारे में बताना है। आपको बताना है कि, ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। अलवार और नैनार क्या थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। अलवार जो थे वैष्णव की पूजा करते थे, विष्णु जी की, और नैनार शिव जी के संत थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग को क्या किया, बढ़ावा दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भक्ति पर जोर। इन्होंने व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने बोला कि भगवान के प्रति व्यक्तिगत प्रेम करें, समर्पण को महत्व दिया। इन्होंने बोला कि आप क्या करें, स्वयं क्या करें, भक्ति करें, ठीक है। किसी दूसरे बिचौलिए का समर्थन ना ले, ठीक है ना, किसी दूसरे बिचौलिए का समर्थन ना ले, आप खुद क्या करें, भक्ति का, ठीक है, भक्ति में लीन होकर भगवान की क्या करें, प्रार्थना करें। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, तो उन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया और सभी को समान माना। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृत के बजाय तमिल भाषा में सभी रचनाएं जो थी उसको लिखी। सरल पूजा पद्धति, तो जटिल यज्ञ की जगह इन्होंने सरल भक्ति को क्या किया, महत्व दिया। जैसे कि ब्राह्मणवादी परंपरा में क्या था, बहुत ही जटिल पूजा पद्धति थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, सरल भक्ति पूजा को महत्व दिया। समाज में सुधार करने का संदेश दिया। इन्होंने समाज में समानता, प्रेम का प्रचार, इन सब का किया। धार्मिक सहिष्णुता, तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना थी, इसमें ये थी। उसके बाद मंदिर केंद्रित भक्ति, यानी कि मंदिरों को भक्ति का प्रमुख केंद्र माना गया था। तो ये थे आपके 8 पॉइंट, इसके अलवार नैनारों की मान्यता और इसकी शिक्षा। क्या क्या मान्यताएं थी, तो ये लोग शिव जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। इन्होंने व्यक्तिगत प्रेम को ज्यादा महत्व दिया, व्यक्तिगत भगवान के प्रति व्यक्तिगत रूप हो जाना उसको ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया और सरल पूजा पद्धति का इस्तेमाल किया, और समाज में सुधार करने के लिए संदेश दिया, और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने को बोला, और मंदिर भक्ति केंद्र था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इस्लाम की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। जो इस्लाम धर्म है, जो मुसलमान धर्म है, उसकी आपको शिक्षाएं बतानी है। तो ये लोग एकेश्वरवाद को मानते थे। किसको मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते हैं। तो इस्लाम में केवल एक ही ईश्वर है, यानी कि अल्लाह की उपासना की जाती है। मोहम्मद पैगंबर का महत्व, तो मोहम्मद पैगंबर का माना जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो भगवान है, ठीक है, ईश्वर का जो असली जो अंतिम पैगंबर है उसे, ठीक है ना, मोहम्मद पैगंबर को माना जाता है, जिनकी शिक्षाएं का पालन आवश्यक है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद को ज्यादा महत्व दिया जाता है इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है। कुरान का महत्व है, तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू में महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसी तरीके से कुरान भी क्या मुस्लिम धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें जीवन के नियम बताए गए हैं, ठीक है। 5 स्तंभ है इसके, ठीक है ना, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, जैसे कि शहादा करना, नमाज करना, रोजा करना, जकात करना, हज करना, ये इस्लाम के 5 मुख्य कर्तव्य हैं। समानता का सिद्धांत, सभी मनुष्य अल्लाह के सामने समान है, जाति वर्ग का भेद नहीं है इस्लाम धर्म के अंदर। नैतिक जीवन पर जोर ज्यादा देते हैं, जैसे कि ईमानदारी हो गया, दया हो गया, न्यायपूर्ण हो गया, इन सब पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद समुदाय, यानी कि उम्मा की भावना है, तो मुस्लिम समुदाय को एकता और भाईचारे में रहने की शिक्षा दी जाती है। परलोक में विश्वास, ये इस्लाम में स्वर्ग, जन्नत और नरक, जहन्नुम की अवधारणा, जिसमें कर्मों का आधारित है। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो जहन्नुम यानी कि नरक में जाएंगे। तो ये थे इस्लाम धर्म के, ठीक है, मुख्य शिक्षाएं। एकेश्वरवाद को ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, ज्यादा महत्व है। एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, अल्लाह की, ठीक है। इसमें पैगंबर मोहम्मद को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसमें कुरान का ज्यादा महत्व है। इसके 5 स्तंभ है, इसमें समानता का सिद्धांत ज्यादा महत्व है, और नैतिक जीवन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और इसमें समुदाय के बीच एकता में रहने की बात की जाती है, और परलोक में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नमक मार्च आंदोलन था जो गांधी जी को दुनिया की नजर में लाया। दुनिया की नजर में कौन लेकर आया, गांधी जी को
ठीक है, नमक मार्च आंदोलन, क्योंकि इस समय बहुत सारे न्यूज़पेपरों में क्या किया जा रहा था, गांधी जी को, ठीक है, दर्शाया जा रहा था, अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां की जाती थी गांधी जी के बारे में और पूरी दुनिया के सामने नजर के आए। तो नमक कानून का विरोध किया गांधी जी ने, कैसे आए नजर में, तो सॉल्ट मार्च किया, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसने आम जनता के सीधे प्रभावित किया। महात्मा गांधी का नेतृत्व, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा कर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। जन भागीदारी में वृद्धि, इस आंदोलन में किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों के लोग भाग शामिल थे, जिससे एक जन आंदोलन बन गया और उसके लीडर कौन बन गए, महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान, ठीक है, विदेशी पत्रकारों और अखबारों ने इस आंदोलन को कवर किया, जिससे दुनिया की नजर में कौन आए, गांधी जी आए। अहिंसात्मक आंदोलन का उदाहरण, यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक आधारित था, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी, जिसने विश्व को एक नया संघर्ष का तरीका दिखाया। ब्रिटिश सरकार का दबाव, तो इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों पर राजनीतिक दबाव पड़ा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा, उन्हें बातचीत के लिए मंजूर होना पड़ा, इस वजह से गांधी जी पूरी दुनिया की नजर में आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, नमक मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, जो पूरे देश में फैल गया। विश्व स्तर पर पहचान बनेगी गांधी जी की, तो गांधी जी को एक वैश्विक नेता के रूप में पहचान मिली और भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। तो आपको बताना है गांधी जी इस आंदोलन से पूरी दुनिया की नजर में क्यों आए, तो गांधी जी ने क्या किया, नमक तोड़ो आंदोलन किया, 240 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा की, जिससे सभी लोग देख के क्या हक्के बक्के रह गए, और उसके बाद बहुत सारे विदेशी न्यूज पत्रकारों ने क्या किया, इस चीज को कवर किया और पूरे विदेश भर में क्या किया, दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी, यानी कि 1857, पहले तो अंग्रेजी सरकार की नींव कब हिली थी, 1857 की क्रांति में, बाद में असहयोग आंदोलन ने क्या किया, इसकी नींव को हिला दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो 1857 के बाद पहली व्यापक चुनौती, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को पहली बार व्यापक जन स्तर पर चुनौती दी। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, यह जन आंदोलन बन गया। तो इसमें किसान, छात्र, व्यापारी, मजदूर सभी वर्ग क्या थे, सभी ने क्या किया, इसमें भाग लिया था। ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, लोगों ने सरकारी स्कूल को जाना छोड़ दिया, अदालतों में जाना छोड़ दिया, अपनी पद और उपाधियों को क्या कर दिया, लौटा दिया। उसके बाद विदेशी और आत्मनिर्भरता, ठीक है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि आप क्या करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और खादी वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। हिंदू मुस्लिम एकता को, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको आंदोलन किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ, गांव-गांव तक राष्ट्रीय चेतना फैली और लोग स्वतंत्रता के लिए जागरूक हुए। अंग्रेजी शासन की नींव कमजोर हो गई, इससे तो पहली बार अंग्रेजों को महसूस हुआ कि उनका शासन जनता के सहयोग के बिना टिक नहीं सकता, यानी कि जनता अब असहयोग करने लगी थी। प्रश्न नंबर 5 है, बौद्ध और गैर बौद्ध तत्वों ने मिलकर भव्य सांची रचना का निर्माण किया। तो आपको बताना है कि सांची जो स्तूप बना है, उसकी रचना के निर्माण में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो पहला बात करते हैं बौद्ध तत्व, ठीक है, स्तूप का निर्माण। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। जो सांची का जो स्तूप था वो किस पे आधारित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की जीवन की कथाएं इसके बारे में बताई गई है। तो तोरण द्वार पर जातक कथाएं बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित है। दानदाताओं की भूमिका किसने बनाया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सांची के स्तूप को बनाने में दान दिया, जैसे कि निर्माण में व्यापारी हो गया, स्त्रियां हो गई, आम जनता ने इसमें क्या किया, बहुत ज्यादा दान दिया, तब जाके सांची का स्तूप बना। गैर बौद्ध कारीगरों की भागीदारी, जो भी सांची का स्तूप बना रहे थे वो सब क्या थे, शिल्पकार जो बौद्ध धर्म के नहीं थे, फिर उन्होंने क्या किया, इसका निर्माण किया। लोकप्रिय प्रतीकों का प्रयोग, तो वृक्ष, यचड़ी जैसे प्रतीक भी शामिल है जो गैर बौद्ध की परंपराओं से जुड़े थे। स्थानीय कला शैली का प्रभाव, तो क्षेत्रीय कला और शिल्प शैली का मिश्रण दिखाई देता है हमें, ठीक है। राजकीय संरक्षण, तो अशोक ने क्या किया, इसके स्तूप पर क्या किया, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका स्तूप का प्रारंभिक निर्माण करवाया था, राजकीय संरक्षण मिला। और सांस्कृतिक समन्वय, तो बौद्ध और स्थानीय परंपराओं के मेल से सांची का भव्य स्मारक बना। तो आपको बताना था क्वेश्चन के अंदर सांची का स्तूप जो सांची का स्तूप है वो कैसे बना, तो आपको बता देना था। इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दान दिया, ठीक है, जो भी कारीगर थे वो सब गैर बौद्ध धर्म से थे, उन्होंने क्या किया, इसका निर्माण करवाया। और साथ ही साथ, ठीक है, जैसे कि मुस्लिम धर्म से शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए बहुत बड़े क्या किया, योगदान किया। तो इस तरीके से आप क्या करना था, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
ठीक है। अब मैंने ना इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवाने के लिए, तुम्हारा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ये मत सोचना कि भाई ठीक है बहुत जल्दी जल्दी बता रहे, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको ठीक है समझ में आए कि क्वेश्चन में बोला क्या है, और अब इसको जल्दी से क्या कर लो, रिवाइज कर लो। इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट बना के रखा है। लेकिन आप इससे पहले के वीडियोस देखो, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये तो बस आपका रिवीजन है एक बार। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के महत्व का वर्णन कीजिए। कि भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का क्या महत्व है। तो दक्षिण भारत की सुरक्षा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से क्या किया, सुरक्षित रखा। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखा, तो इसने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली और स्थिर शासन स्थापित किया। आर्थिक समृद्धि, तो कृषि व्यापार और बंदरगाहों के कारण यह बहुत ज्यादा क्या हुआ था, समृद्ध हुआ था। सांस्कृतिक विकास, तो साहित्य संगीत और कला का विकास हुआ। वास्तुकला का उत्कर्ष, यानी कि जो भी आपको भव्य मंदिरें दक्षिण भारत में दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें किसका देन है, तो विजयनगर साम्राज्य का ही देन है। ठीक है, मंदिरों और भवनों की भव्य संरचनाएं बनाई गई। ठीक है, जैसे कि कमलपुरम जलाशय हो गया, आज भी आपको देखने को मिलेगा, वो किसकी देन है, तो विजयनगर साम्राज्य की देन है। फिर साथ ही साथ ठीक है वहां की जो शक्ति, जो दक्षिण भारत में जो भी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, सब किसकी देन है, तो आपके विजयनगर साम्राज्य की देन है। फिर उसके बाद और भी इसके क्या है, बहुत सारी देन है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, इसमें ने कि विभिन्न धर्मों के भी संरक्षण दिया। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, तो सुव्यवस्थित प्रशासन और न्यायिक प्रणाली विकसित की गई। विदेशी यात्रियों का आकर्षण, तो अब्दुल रजाक जैसे यात्रियों ने इसकी प्रशंसा भी की। तो विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसने दक्षिण भारत की सुरक्षा की। ठीक है, दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा, दक्षिण भारत की आर्थिक समृद्धि का विकास किया, आर्थिक विकास किया, इसकी संस्कृतियों को विकास किया। ठीक है, किसने, विजयनगर साम्राज्य ने। वास्तुकला का उत्कर्ष किया, यानी कि जो भी आपको वास्तुकला दिखाई देती है सब किसकी देन है, विजयनगर साम्राज्य की देन है। और धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धर्म, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया, जिससे आपको दक्षिण भारत में बहुत सारे धर्म दिखाई देते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी तक चली हुई आ रही है, उस चीज को देखने को हमें मिलता है। प्रश्न नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक वास्तुकला परंपराओं का वर्णन कीजिए। आपको विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक वास्तुकला के बारे में आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि हजार राम मंदिर हो गया, ठीक है, विठ्ठल मंदिर हो गया, ठीक है, पंपा देवी का मंदिर हो गया। ठीक है, ये सारे मंदिर बनवाए गए। तो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए जो धार्मिक और सामाजिक केंद्र थे। ठीक है, गोपुरम, ऊंचे प्रवेश द्वार मंदिरों की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, मंडप, तो सभा और धार्मिक कार्यों के लिए विशाल हॉल बनाया गया था। ठीक है, स्तंभों की नक्काशी, तो स्तंभों पर सुंदर मूर्तियां और डिजाइन बनाए गए थे। रथ मंदिर, आपको हम्पी का जो हमारे नोट पे दिखाई देता है, ठीक है, हमारे नोट पे दिखाई देता है ना हम्पी का रथ, ठीक है, तो वो चीज आपको लिए, तो रथ मंदिर हमें दिखाई देता है, तो हम्पी का पत्थर रथ प्रसिद्ध उदाहरण है। जल संरचनाएं, तो मंदिरों के पास कुंड है, जलाशय हैं। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का प्रभाव, विभिन्न धार्मिक परंपराओं का प्रभाव वास्तुकला में दिखाई देता है। और राजकीय संरक्षण, यानी कि राजाओं ने मंदिरों का क्या किया, निर्माण करवाया, तो हमें उसकी वास्तुकला में उसके धर्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक जो वास्तुकला है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि वहां पे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, गोपुरम बनवाए गए, मंडप बनवाए गए। ठीक है, स्तंभों पे अच्छे अच्छे नक्काशी की जाएगी, वहां पे रथ मंदिर है, हजार राम मंदिर है। ठीक है, इस तरीके के हमें धार्मिक वास्तुकला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है ना, कि गांधीवादी राष्ट्रवाद के असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण था। जो गांधीवादी जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद में असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। तो जन आंदोलन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला जन आंदोलन की शुरुआत किससे गई, असहयोग आंदोलन से ही की गई। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, इसके अंतर्गत लोगों ने स्कूल, अदालत, पदों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और स्वदेशी प्रचार किया गया। ठीक है, खादी और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया। मुस्लिम एकता स्थापित की, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से स्थापित कर दिया गया। गांव तक ये आंदोलन क्या फैल गया। ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक जागरूकता हुई, जनता में स्वतंत्रता के प्रति चेतना बढ़ी, अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। ठीक है, अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई और वंचित हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो अगर आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट को एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, गांधी जी को गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के तहत जन नेता के रूप में देखा जाने लगा। गांधी जी क्या बन चुके थे, एक जन नेता बन गए थे। क्यों बन गए थे, क्योंकि गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे। किस तरीके से लोगों के सामने रहते थे उसके बारे में आपको बताना है। तो
पहला, गरीबों के मुद्दों को उठाना। गांधी जी क्या करते थे, गरीबों को मुद्दों को उठाते थे, जैसे कि चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, ठीक है, आपका अहमदाबाद आंदोलन हो गया। इन सब में क्या किया, गरीबों के मुद्दों को उठाया। तो गांधी जी ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता दी। चंपारण और खेड़ा आंदोलन, चंपारण और खेड़ा आंदोलन, उन्होंने किसानों के अधिकारों और संघर्षों के लिए संघर्ष किया। सरल जीवन जी ली, उनका सादा जीवन था, आम जनता से जुड़ा हुआ था, ठीक है। खादी और स्वदेशी प्रचार, उन्होंने गरीबों को रोजगार देने के लिए खादी को बढ़ावा दिया। उन्होंने बोला चरखा चलाइए, ठीक है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया। उन्होंने गरीबों को बिना हिंसा के संघर्ष करना सिखाया। समानता पर जोर दिया। सभी वर्गों के लोगों को समानता महत्व दिया। सभी वर्गों के लोगों को समान महत्व दिया। जनता से सीधा संपर्क रखते थे। गांधी जी गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे और जन नेता की छवि थी। उनकी नीतियां और कार्यों के कारण उन्हें जनता अपना नेता मानते थे, यानी कि जन साधारण में ही रहा करते थे। उनकी बात, उनकी बोलचाल की भाषा बोलते थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे, उनके जैसा खाना खाते थे, इसीलिए जनता लोग इन्हें अपना नेता मानते थे, ठीक है ना। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट रिवीजन के। इनको कर लो बस, और उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपने अगर कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। टोटली आपका ये, ठीक है, 3 मार्क्स और 8 मार्क्स का टोटली आपका फाइनल हो चुका है, ठीक है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम करके आइएगा मजे से, ठीक है, और पेपर फोड़ कर आइएगा।